हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये पार्ट बी होने वाला है। एमपी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्ज़ाम, एमपी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट बी है। तो चलिए हम 21 से लेकर 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके वीडियोस सेक्शन में देख सकते हो आप। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने सॉल्व किया था, डिटेल में सॉल्व किया था। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विकसित मध्य प्रदेश 2047 में कृषि को किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है। कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाएगा। केवल निर्यात आधारित, केवल एक्सट्रीम आ गया है, हटा सकते हो। केवल निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाना, नहीं ये नहीं है। स्थायी लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना, यस ये लग रहा है। शहरी कृषि पर केंद्रित करना, नहीं ग्रामीण कृषि पर केंद्रित करना है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। केवल पारंपरिक विधियों पर आधारित होना, नहीं साइंटिफिक विधि भी होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप इसे कर सकते हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्थायी लचीला आर्थिक रूप से व्यवहार्य क्षेत्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरल नेटवर्क जिसमें बहुत सारी छिपी हुई लेयर पाई जाती है, परतें पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए एक एक ऑप्शन को हम एग्जामाइन करते हैं। न्यूरल नेटवर्क की बात चल रही है। यूनिट 5 का क्वेश्चन है। सुपरवाइज लर्निंग में तो डेटा फीड किया जाता है, जैसे फेस डिटेक्शन टेक्निक, तो ये नहीं होगा। अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा तो फीड किया जाता है, बट उसे प्रॉपर एनालाइज करने के लिए मशीन पर ही छोड़ दिया जाता है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग नहीं होगा। डीप लर्निंग नेटवर्क, यस दिस इज क्वेश्चन मार्क। री इन्फोर्समेंट लर्निंग भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको री इन्फोर्समेंट लर्निंग में पता है, फॉर एग्जांपल जो ऑटोनोमस कार होती है, ड्राइवरलेस कार, उसमें री इन्फोर्समेंट लर्निंग का यूज़ होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है? बहुत सारी लेयर पाई जाती है, लेयर वगैरह तो उसमें नहीं होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीप लर्निंग नेटवर्क। ठीक है, आपको यदि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मशीन लर्निंग के पार्ट है ये पता होता तो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू। डीप लर्निंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे से कृषि उपकरण एवं सजावटी शिल्प कृतियाँ मुख्य रूप से कौन सी जनजाति बनाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अगरिया ट्राइब। अगरिया ट्राइब की बात करें तो यह गोंड जो जनजाति है उसकी सब ट्राइब है अगरिया ट्राइब। ठीक है, गोंड जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट 33% है टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का। और गोंड जनजाति का वर्गीकरण भी देख लेते हैं हम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला है प्रधान, पूजा पाठ करने वाले, फिर ओझा, तांत्रिक कार्य करने वाले, अगरिया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। इनके जो देवता है लोहासुर देवता है और लोहे के कार्य करते हैं। फिर सोलाहस, सोलाहस ये सभी गोंड ट्राइब के सब ट्राइब है। सोलाहस बढ़ेगिरे का काम करते हैं, तो ये नाम आपको सभी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित भूतपूर्व मुख्यमंत्री में से किनका जन्म राजस्थान के नागौर में हुआ था? काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में शायद ना बने, क्योंकि ऐसे डिफिकल्ट होते हैं। किनका जन्म कहाँ हुआ था ये याद रखना। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ मध्य प्रदेश के सीएम से। यूनिट 3 का टॉपिक है आपका, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट पूछे तो मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम डॉक्टर रविशंकर शुक्ल जी है। रविशंकर शुक्ल जी कहाँ से आते हैं? सागर से। ठीक है, इनके बाद बनते हैं सेकंड नंबर पे भगवंत राव मंडलोई जी, जो कि खंडवा से आते हैं। ठीक है, दो फैक्ट आपको याद रखना है लाइन से। फर्स्ट रविशंकर शुक्ल जी, सेकंड भगवंत राव मंडलोई जी, और यह दोनों संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, इसके बाद कैलाशनाथ काटजू सीएम के रूप में बनते हैं। फिर डीपीएम, फोर्थ नंबर पर बनते हैं डीपीएम द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। और इनकी जो फेमस बुक है वो पूछी जाती है लिविंग एन एरा। ठीक है, लिविंग एन एरा और लोकमत समाचार पत्र। शारदा, लोकमत और लिविंग एन एरा, इनका आप नाम याद रखिएगा, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। ठीक है, तो राजस्थान के नागौर में जन्म हुआ था मोतीलाल वोहरा जी का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट ऐसे क्वेश्चन याद नहीं किए जा सकते जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल भोपाल गैस कांड किन के समय में हुआ था? तो श्री अर्जुन सिंह चौहान जी, अर्जुन सिंह के टाइम। इस प्रकार के डेटा आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का विभाजन किन के टाइम में हुआ था? तो दिग्विजय सिंह के टाइम में। और
सबसे लंबा कार्यकाल तो पता ही है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी का है। आपातकाल प्रथम बार किस किस में लगा था, इस प्रकार के फैक्ट आपको देखने होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, नागौर जैसे क्वेश्चन आने की कम संभावना रहती है। बट ठीक है, अब आ गया एक क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह किस रियासत से संबंधित थे? इनका संबंध रीवा रियासत से था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इनके नाम पर रीवा में यूनिवर्सिटी भी है, तो आपको पता होगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। मॉन्टेनिग्रो के पेट्रोवाका में आयोजित की गई विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है GM प्रणव वेंकटेश। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं हो गए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है यूनिट 5 का। फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। यहाँ से हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं हो गए करंट अफेयर्स के, बट हमें एक जो आइडिया लगता है इससे। जैसलमेर के पत्थरों से बना भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया था पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। जो अभय प्रभावना म्यूजियम है, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम है, और यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवांचल में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व संजा। संजा जो लोक पर्व है मालवा में मनाया जाता है। कब से कब मनाया जाता है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर इसे हम टैकल यदि आपने पढ़ा है तो किया जा सकता है। तो ये मेनली भादो पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक मनाया जाता है संजा पर्व। कहाँ मनाया जाता है? मालवा में। कुछ पर्व है जिससे मैं बता देता हूँ। भगोरिया महोत्सव मनाया जाता है, भगोरिया भील ट्राइब द्वारा, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में। फिर गणगौर निमाड़ में। फिर आपका संजा तो आपने देख लिया, संजा पर्व मालवा में मनाया जाता है। उसके बाद आपका गोल गधेड़ो पर्व, यह मालवा और निमाड़ में मनाया जाता है। गोल गधेड़ो, गधेड़ो। ठीक है, आई थिंक ये भील ट्राइब द्वारा मनाया जाता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। रतोना पर्व मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, बेगा ट्राइब द्वारा। रतोना, यह बेगा ट्राइब द्वारा मनाया जाता है शहद के लिए। ठीक है, इसमें जो मधुमक्खी उसकी पूजा की जाती है रत्ना फेस्टिवल में, बेगा ट्राइब द्वारा। एक है काकसार पर्व, काकसार, ये मनाया जाता है बघेलखंड में। ठीक है, कौन से ट्राइब द्वारा? अबूस माड़िया, अबूस माड़िया ट्राइब, नए फसल के आने पर। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट पर्व है वो एक बार आप रिवाइज करके जाइएगा। यूनिट 4 के टॉपिक है। पेनकड़ा क्या है? फिर से यूनिट 4 का क्वेश्चन। पेनकड़ा गोंड का गोत्र पूजा स्थल होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गोंड ट्राइब से इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। उनके जो पर्व उत्सव त्यौहार है आप ध्यान से इसे रिवाइज कीजिएगा। मढ़ई फेस्टिवल गोंड में मनाया जाता है। ठीक है, मढ़ई फेस्टिवल और मेला भी लगता है मंडला साइड, आपने देखा होगा। लारूकाज, लारूकाज गोंड में मनाया जाता है। फिर नवाखानी, नवाखानी नई फसल के आने पर नवाखानी मनाया जाता है गोंड में। बीदरी पूजा, इसमें बादल की पूजा की जाती है। ये 4 नाम तो आपको मस्ट याद होने ही चाहिए। फिर इसके बाद बकबंदी, बकबंदी, हरढीली, हरढीली और छेरता, छेरता। ठीक है, कौन कौन से नाम है? छेरता, बकबंदी, हरढीली, मढ़ई, लारूकाज, नवाखानी और बिद्री पूजा। ये सभी गोंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार है, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि महाकवि केशवदास का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन आर ओरछा, रीवा, त्रिपुरी, उज्जैन। तो हमें सबको पता है कि इसका जो आंसर होगा ओरछा। केशवदास की बात करें तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, यह फैक्ट नोन है। ओरछा के जो नरेश है इंद्रजीत, उनके दरबार में रहते थे कवि केशव दास। 2 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो प्रमुख रचना है
कवि प्रिया, ठीक है, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रतन बावनी, छंदमाला, नखशिखा, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केशवदास की रचनाएं पूछी जा सकती है, कौन कौन सी है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रतन बावनी, छंदमाला, नखशिख, ये सभी केशवदास की रचना है। कठिन काव्य का पोएट कहा जाता है और ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबार में रहते थे। कालिदास कृत कुमार संभव किस देवता को समर्पित है? काफी इजी क्वेश्चन है, शिव पार्वती भगवान को समर्पित है कुमार संभवम। आइए हम कालिदास की भी चर्चा कर लेते हैं। कालिदास तो आपको सबको पता होगा, 9 रत्नों में, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनके 9 रत्नों में शामिल थे कालिदास। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो महाकाव्य इनके 2 है। महाकाव्य कौन कौन से 2 महाकाव्य? तो फर्स्ट है रघुवंशम और सेकंड है कुमार संभवम, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। कुमार संभवम शिव पार्वती भगवान को समर्पित है, जबकि रघुवंशम भगवान राम को समर्पित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाकाव्य के अलावा इनके जो नाटक है, 3 नाटक फेमस है। महाकाव्य कितने हैं? 2, जिसकी हमने चर्चा कर ली, रघुवंशम और कुमार संभवम। नाटक 3 है, 1, 2, 3। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षियम। और 2 खंड काव्य है। खंड काव्य कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? ऋतु संहार और मेघदूतम, ठीक है। तो इस प्रकार डिटेल में पढ़िए, क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसानों को वार्षिक रूप से दी जाने वाली राशि कितनी है? तो 6,000 रुपये की राशि दी जाती है 3 किस्तों में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है वो लॉन्च हुई थी 22 सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसकी पहली किस्त भी पूछ ली जाती है, तो 3 दिन बाद 25 सितंबर 2020 में पहली किस्त आई थी। दोनों डेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बट हमें ये केवल ये याद रखना है, इसमें 6,000 रुपये की राशि दी जाती है 3 किस्तों में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो पीएम किसान की तर्ज पे लाई गई थी मध्य प्रदेश में। पीएम किसान में भी 6,000 रुपये की राशि दी जाती है 3 किस्तों में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षित बेरोजगार जनजातीय युवाओं के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्षता संवर्धन हेतु संस्था है मैपकास्ट, मैपसेट, सेडमैप, एमपीकॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैपसेट। मैपसेट का आपको फुल फॉर्म पता होगा तो यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगा। मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। स्थापना हुई थी 1981 में मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए, जो कि जनजातीय युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता हेतु शिक्षा प्रदान कराता है। और जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत यह संस्था रजिस्टर है मैपसेट। 1981 में स्थापित की गई थी मैपसेट, ये आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 का सेंसस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदा। प्रेजेंट में आई थिंक निवाड़ी है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 2011 की सेंसस की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पूछ लिए जाए 2011 के सेंसस के अनुसार तो इंदौर, देन जबलपुर, फिर सागर, ठीक है। ये टॉप 3 जिले आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले पूछ लिए जाए तो प्रेजेंट में निवाड़ी है, ठीक है। यह आकार की दृष्टि से पूछा था, हरदा है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा पूछे तो 2011 के सेंसस के अनुसार दतिया या भोपाल था, एक बार चेक करके बताइएगा आप आकार की दृष्टि के अनुसार। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का पता होना चाहिए 931 से एज पर 2011 सेंसस। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 टॉप जिले भी आपको पता होना चाहिए। बाल, अली, मंडल, उसकी ट्रिक थी बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला। न्यूनतम वाले भी पता होना चाहिए भिंड, मुरैना, ग्वालियर। इस प्रकार के फैक्ट आप करके जाइएगा कवर। 2011 का सेंसस इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। एक बता देता हूँ मैं आपको, जनसंख्या घनत्व, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किन जिलों में है
तो इसकी ट्रिक है BIJ, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो फिर से रिपीट हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले भी पूछ लिए जाते हैं, इंदौर, झाबुआ, भोपाल। तीन तो टॉप 3 आपको याद होने चाहिए ताकि आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो सके। अब ये है आपके यूनिट 3 का पार्ट, जो कमीशन वाले क्वेश्चन है वहाँ से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नागरिक न्यायालय के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 338A उपधारा 8 में। ठीक है, यूनिट 3 का क्वेश्चन है। काफ़ी इसे मतलब 338A तो हमें जनरली पता होता है, बट उपधारा भी पूछ लिया गया है, तो ये हो जाता है डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पूछा गया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के कुछ राज्यों में गठित नहीं किए जाने के क्या कारण होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित होने के कारण ऐसा नहीं है। मध्यवर्ती स्तर मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद। तो कुछ कुछ राज्यों में जनपद पंचायत नहीं होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है क्यों नहीं होती है। ठीक है, सीमावर्ती वाला कोई कारण नहीं होता है। उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होने के कारण ये कारण है। उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने के कारण ऐसा कोई कारण नहीं है। 20 लाख से कम होने के कारण होता है कि जो मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें उससे हटा दिया जाता है। उन राज्यों की 40% आबादी आदिवासी नहीं होने के कारण ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौली घाट स्थित है। गौली घाट है महेश्वर में, जबकि गौरी गौरी घाट है जबलपुर में, भेड़ाघाट में। ठीक है, ये पूछा है गौली और गौरी, याद रखिएगा डिफरेंट है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। गौली घाट है महेश्वर में और गौरी घाट है भेड़ाघाट में। यूनिट 3 पार्ट बी इकोनॉमिक्स वाला एसडीजी इंडेक्स, यहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ भी आएगा। एसडीजी इंडेक्स रिवाइज करके जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो गोल्स है उसके 17 वो भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट किस राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, नीति आयोग। थोड़ी हम एसडीजी इंडिया इंडेक्स की चर्चा कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं बता देता हूँ। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 मध्य प्रदेश का स्कोर कितना रहा है 67। कौन से कैटेगरी में हम, फ्रंट रनर में है मध्य प्रदेश। भारत का ओवरऑल स्कोर कितना है 71। टॉप पे कौन है, टॉप पे 2 स्टेट है, केरल और यूके उत्तराखंड। इनका स्कोर कितना है, इनका है 79। ठीक है, ये आपको फैक्चुअल 3 चीज़ें पता चल गई। मध्य प्रदेश का स्कोर 67, भारत का स्कोर 71, मध्य प्रदेश फ्रंट रनर की कैटेगरी में आता है और टॉप पे केरल और उत्तराखंड है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश ने किस एसडीजी इंडेक्स में सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन किया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन रहा है लक्ष्य 11 और लक्ष्य 12 में, टिकाऊ शहरी सामुदायिक विकास और उपभोक्ता और उत्पादन में। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको एसडीजी बता देता हूँ। फर्स्ट है गरीबी, पॉवर्टी। सेकंड है हेल्थ, थर्ड है हंगर, फोर्थ है एजुकेशन। पॉवर्टी सेकंड पे आ जाएगा, हंगर थर्ड पे हेल्थ, फोर्थ पे एजुकेशन। पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन। पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, 1 2 3 4 ये टॉप है। पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य और शिक्षा। फिफ्थ पे लैंगिक समानता हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ पे आपका आ जाएगा जल, स्वच्छ जल। सेवंथ पे स्वच्छ ऊर्जा। 8 से याद रखिएगा, 8 आर्थिक विकास, 8 आर्थिक विकास। 9 से नवाचार, 9 से नवाचार। ठीक है, 9 से नवाचार, 9 से नवाचार। 10 से आ जाएगा आपका असमानताओं में कमी। 11 में क्या है, टिकाऊ शहरी विकास। 12 उपभोग, उपभोग करके 12 बजा दी अर्थ की, ये आप याद कर सकते हो, उपभोग करके 12 बजा दी अर्थ की, तो 12 में उपभोग। 13 में जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज है वो 13 में है। तो ऐसा बोलते ना कि क्लाइमेट चेंज 13 काम है, 13 अर्थात 13, क्लाइमेट चेंज 13 काम है। तो ये 13 से आप ट्रिक से याद रख सकते हो। 14 बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, जल में जीवन। मध्य प्रदेश में 14 लक्ष्य नहीं है क्योंकि यहाँ समुद्र की सीमा नहीं होती है।
तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा लक्ष्य सम्मिलित नहीं है। लक्ष्य 14। लक्ष्य 15 क्या है? भूमि पर जीवन। लक्ष्य 16 है शांति और न्याय, जो कि क्वेश्चन में कई क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और लक्ष्य 17 भागीदारी। ठीक है, ये 17 लक्ष्य आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से 2011 की जनगणना पूछी गई है। 2011 की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के आकार के अनुसार पूछे तो मध्य प्रदेश का देश में स्थान था 6वां, 6th। बट प्रेजेंट में पूछे तो हो जाएगा स्थान 5th। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा तो 2014 में तेलंगाना बना था। तेलंगाना बनने के साथ ही आंध्र प्रदेश का स्थान मध्य प्रदेश के बाद हो गया था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6th एज पर 2011 सेंसस। बट यदि प्रेजेंट जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान पूछ लिया जाए तो हो जाएगा 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यूनिट 3 का टॉपिक है। जो आयोग है उसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करा है, सभी आयोग, तो आप जाके वो देखिए, काफ़ी आपको फायदा होगा उससे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्त 3 गैर सरकारी सदस्यों के 3 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब से की जाएगी? तो जो गणना की जाती है वो पदभार ग्रहण करने की तिथि से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो भी सदस्य नियुक्त होगा उनकी गणना की जाएगी पदभार ग्रहण करने की तिथि से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कुएं एवं नलकूप। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑलमोस्ट 67% जो इरिगेशन होता है, जो सिंचाई होती है, कुएं एवं नलकूप से होती है। लगभग 2.5% के करीब तालाब से होती है, नहरें से आई थिंक 17.5%, और अन्य स्रोत से जो बचा खुचा अन्य स्रोत से होती है। ठीक है, ये आपको डेटा पता होना चाहिए। नलकूप एवं कुएं से 67%, तालाब से लगभग 2.5% होती है, और 12.5% है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो कुएं एवं नलकूप से मैंने जैसा बताया आपको 67% ऑलमोस्ट, तालाब से 2.5%, तालाब से 2.5%, नहरों से लगभग 17.5%, और बचा कुचा लगभग 12.5% कितना बचता है देख लीजिएगा, वो होती है अन्य स्रोतों से। ठीक है, ये जनरली मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको जो आंसर होगा कुएं एवं नलकूप, प्रमुख स्रोत पूछा गया है। 67% ऑलमोस्ट कुएं एवं नलकूप से होता है। मध्य प्रदेश में अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको 2028-29 तक। जीएसडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश में 2028-29 तक। मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी की है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह एक्ट वाला क्वेश्चन है यूनिट 3 का। पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा ऑलमोस्ट 1 to हाफ 50%। तो यहाँ दिया गया 2/3 नहीं होता है, आधे से कम नहीं होना चाहिए। यस, दिस इज करेक्ट। 1/3 नहीं होगा, विधानसभा द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार होगा, ऐसा भी नहीं है। पेशा एक्ट में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होता है ऑलमोस्ट 50% के करीब। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं। पहला नाम दिया गया है चेपुदीराव मुथाना पुनाचा, डॉक्टर भगवंत दयाल शर्मा, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, भाई महावीर। आइए एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन में ध्यान रखना है क्या पूछा गया है, राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं। पहला नाम दिया गया है चेपुदीराव मुथाना पुनाचा। ठीक है, तो इनकी बात करें, सीएम पुनाचा यह संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, कुर्ग कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था इन्हीं के कार्यकाल में लगा था, और उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं। तो अर्थात ए तो होगा ऑप्शन में। भगवंत दयाल शर्मा जी की बात करते हैं तो इनका जन्म मध्य प्रदेश हरियाणा में हुआ था, भगवंत दयाल शर्मा जी का, और ये हरियाणा के प्रथम सीएम थे।
फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल रहे हैं भगवान दयाल शर्मा। तो ऑप्शन बी भी होगा क्योंकि ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं। हरियाणा में राज्यपाल मुख्यमंत्री रहे थे चेपुदिरा मुथाना पुनाचा। कुर्ग में मुख्यमंत्री रहे थे श्रीमती आनंदीबेन पटेल। गुजरात की प्रथम महिला सीएम रही है, ठीक है। आपको ये तो फैक्ट पता ही होगा। तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल भी ऑप्शन में होगी, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। बट भाई महावीर किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन 1, 2, 3 इज करेक्ट। भाई महावीर के बारे में आपको बता देता हूँ, डॉक्टर भाई महावीर, ये इनके संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका जन्म हुआ था लाहौर में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल थे जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ था, तो लाहौर में, ठीक है। उस समय तो 1922 में भारत और पाकिस्तान एक ही था, बट ऐसा क्वेश्चन बना लेते हैं पेपर सेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव किसके द्वारा लिखी गई थी? भर्तहरि, भवभूति, कालिदास, बाणभट्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, भवभूति। भवभूति की बात करें तो कन्नौज के यशवर्मन के दरबारी थे भवभूति। इनके द्वारा इनका जो टाइटल था वो आपको पता होना चाहिए, भारत का मिल्टन, ठीक है। भवभूति को भारत का मिल्टन कहा जाता था। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था, श्रीकंठ, ठीक है, श्रीकंठ था। और इनकी जो प्रमुख रचना है मालती माधव के अलावा उत्तर रामचरित और महावीर चरित, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। किसी के जो साहित्यकार है, किसी के बारे में पढ़ोगे डिटेल में पढ़िएगा, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। मालती माधव के बारे में हमने क्या क्या देखा, सॉरी भवभूति के बारे में क्या क्या देखा, तो इनकी रचना है मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित। टाइटल है इनका भारतीय मिल्टन, वास्तविक नाम श्रीकंठ, और कन्नौज के यशवर्मन के दरबारी थे भवभूति, ठीक है। भर्तहरि यहाँ पे एक ऑप्शन आया, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो भर्तहरि, तो इनका जन्म हुआ था उज्जैन में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी समाधि स्थल है राजस्थान के सरिस्का में। जन्म हुआ था उज्जैन में, समाधि सरिस्का में। और इनकी फेमस जो बुक है त्रिशतक है, श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ठीक है। ये आपको याद रखना है भर्तहरि के संदर्भ में। कालिदास की तो चर्चा हमने कर ही ली थी, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार, मेघदूतम, ये सभी आपको पता होना चाहिए। और बाणभट्ट की बात करें, बाणभट्ट फेमस दरबारी रहे हर्ष के, हर्षवर्धन के, चक्रवर्ती की उपाधि थी इनके पास। और इनकी जो फेमस किताबें है वो भी हम जान लेते हैं। इनकी जो फेमस किताबें हैं बाणभट्ट की, उसमें है चंडी शतक, चंडी शतक। ये कहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं आप पता है? भर्तहरि ने भी शतक की 3 रचनाएं की थी, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। बट चंडी शतक की रचना की है बाणभट्ट ने, ध्यान रखना है आपको। चंडी शतक बाणभट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी, ये हो गई बाणभट्ट की रचनाएं, ठीक है। मालती माधव किसकी है? भवभूति की। मालती माधव उत्तर रामचरित, महावीर चरित। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, डैश ने अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित होने के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह स्थापित हुई थी आदर्श गौशाला ग्वालियर में, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। और एमपी की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, यदि आप उसे विजिट करोगे तो ये आपको न्यूज़ देखने मिलेगी। जनसंपर्क विभाग। कोरकू जनजाति में गाए जाने वाले गीत सजनई फगनई का संबंध है। तो जो सजनई फगनई गीत गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं होली के अवसर पर। कोरकू जनजाति की हम बात कर लेते हैं। आपको सभी ट्राइब कंप्लीट करनी होगी यूनिट 4 के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश की 4th सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है कोरकू ट्राइब। लगभग 4.7% मध्य प्रदेश की कुल ट्राइबल पॉपुलेशन का कोरकू ट्राइब। इनका जो क्षेत्र है सतपुड़ा रीजन, जिसमें बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद जिले आ जाते हैं। प्रचलित विवाह पद्धति की बात करें तो राजी बाजी विवाह, राजी बाजी विवाह कोरकू ट्राइब में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ मैं। जो कोरकू बैतूल में निवास करते हैं उन्हें कहा जाता है बावरिया, ठीक है। बैतूल में निवास करने वाले कोरकू को बावरिया कहा जाता है। पचमढ़ी में निवास करने वाले, एक मिनट रुकिए,
पचमढ़ी में निवास करने वाले जो कोरकू है उनको बंदोरिया कहा जाता है, और जो हरदा खंडवा रीजन में निवास करती है उन्हें कहा जाता है दुलारिया। ठीक है। इनकी एक फेमस प्रथा है सिडोली प्रथा, कोरकू जनजाति का मृतक संस्कार है जिसमें जो मृतक है उनकी याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है। कोरकू ट्राइब से जो संबंधित प्रथा है सिडोली प्रथा, सिडोली प्रथा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर से। ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी में शुरू किया गया था? ट्रांजिस्टर का उपयोग सेकंड पीढ़ी में। फर्स्ट में निर्यात ट्यूब का यूज़ किया जाता था, सेकंड में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, और फिफ्थ में भी ULSI। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सभी आपको पता होना चाहिए। ट्यूब्स का फर्स्ट पीढ़ी में, सेकंड में ट्रांजिस्टर आ गए थे, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में VLSI और फिफ्थ में ULSI माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना, जो MP असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 1 जून में, उसमें तो ये पूछ लिया गया था कि यह कब मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना कब लॉन्च की गई थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के संदर्भ में 89 विकास खंडों में लागू है, यह करेक्ट है। यह योजना ग्राम मुख्यालय में लागू नहीं होती है, तो यह भी करेक्ट है। इस योजना में राशन परिवहन हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण के लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के हो गए, ये भी करेक्ट है। इस योजना के अंतर्गत 5 गाँव का एक सेक्टर निर्धारित किया जाता है, ये हो जाता है रॉन्ग। 10 से 15 गाँव का एक सेक्टर निर्धारित किया जाता है। असत्य फाइंड करना था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना है जो भोपाल से लॉन्च हुई थी। डेट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब लॉन्च हुई थी। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है, और जो डिटेल है मैं आपको वो बता दूंगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन से जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम था? सबसे कम प्रतिशत वाला जिला पूछा गया है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। ठीक है, प्रतिशत में सबसे कम उज्जैन है, और एरिया वाइज सबसे कम पूछ लिया जाए तो शाजापुर। ठीक है, यहाँ पूछा गया है परसेंटेज में सबसे कम उज्जैन, और यदि एरिया वाइज सबसे कम पूछ लेते शाजापुर इसका आंसर हो जाता। अब इसका जस्ट अपोजिट सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? एरिया वाइज पूछे तो बालाघाट होगा। सर्वाधिक वन वाला जिला एरिया वाइज तो बालाघाट, और परसेंटेज में सर्वाधिक वन वाला जिला तो उमरिया। ठीक है, 4 जिलों का नाम आपको पता होना चाहिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ एक बार। परसेंटेज में सबसे न्यूनतम पूछा जाए तो उज्जैन, और परसेंटेज में सर्वाधिक पूछा जाए तो उमरिया। एरिया वाइज सबसे कम पूछा जाए तो शाजापुर, और सर्वाधिक पूछा जाए तो बालाघाट। ठीक है, एरिया वाइज सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? बालाघाट में। एरिया वाइज सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? उमरिया, शाजापुर में। ठीक है, परसेंटेज में पूछ लिया जाए कि परसेंटेज में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उमरिया में, और परसेंटेज में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उज्जैन में। 4 फैक्ट आप याद रखिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और यदि आपको हाइप करना है तो हाइप भी कर दीजिएगा।